राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय सिंह चौहान। चौहान जी, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आप बिहार में दो उपचुनाव लड़े लेकिन कामयाबी नहीं मिली, कारण क्या है इसके पीछे? देखिए, बिहार में हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, अभी संगठन को वहां बनाने का हमारा अभियान चल रहा है। हम जिन दो सीटों पे चुनाव लड़े, वहां हम कभी चुनाव नहीं लड़े, नहीं हमारे पार्टी का संगठन है था वहां मौजूद। तो चुनाव को हम किसी न किसी इस रूप में देखते हैं कि वहां पर चुनाव की वजह से हमारे लोगों को जाने का मौका मिलता है, हमारी अपनी बातें अपने लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलता है, हमारी अपनी नीतियों को जनता तक ले जाने का मौका चुनाव देता है, और जिसके माध्यम से हम अपने संगठन का विस्तार करते लेकिन सर, हैं। और बिहार आने में वाले तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने पहले से ही तय किया है, और जनवादी पार्टी बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी, और हम लोग दमदारी से चुनाव लड़ेंगे, और एक बेहतर परफॉर्मेंस हमारी पार्टी बिहार में करेगी। अब 40 लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या आप गठबंधन में नहीं रहेंगे भाजपा के खिलाफ? भाजपा से गठबंधन का तो मेरा कोई कोई नहीं नहीं, सवाल ही मैं नहीं कह रहा हूँ पैदा कि होता। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के खिलाफ आप गठबंधन में नहीं रहेंगे, जो भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बनेगा। आरएसएस के विचारधारा में न तो जनवाद है, न तो समाजवाद है, इसलिए हमारा भाजपा के साथ जाने का तो कोई औचित्य नहीं उठता है। नहीं रही आप बात, हम 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के साथ आज भी हैं, और यूपी में हम चुनाव अखिलेश यादव जी के साथ गठबंधन से लड़ेंगे। तो बट मान बिहार में हमारा हमारा जो लक्ष्य है वो 2025 के विधानसभा का चुनाव है। इसलिए हम अपने संगठन को इस्टेब्लिशमेंट के लिए, हम अपने संगठन को जनता के बीच ले जाने के लिए बिहार में 2024 के लोकसभा चुनाव में हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, ताकि 2024 के लिए, हमारा 2025 के लिए बिहार के विधानसभा के आम चुनाव के लिए हमारा दल मजबूती से खड़ा हो जाए। ये हमारा वहां पर उद्देश्य है। वहां 2024 के लोकसभा चुनाव में हम वहां किसी गठबंधन में नहीं रहेंगे। तो जो सर बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है कि 2024 में बदलना है, तो इससे नुकसान नहीं होगा, बीजेपी को फायदा होगा बिहार में? मान ली आप लड़ेंगे, वोट काटेंगे अपना। मेरा जो भी वोट है, लगभग किसका फायदा हो रहा है किसका नुकसान हो रहा है, ये हमारे लिए मायने नहीं रखता। हमारे लोगों को तो मायने ये रखता है कि उनकी राजनीतिक बुनियाद कितनी मजबूत हो रही है, आने वाली हमारी जनरेशन के लिए हमारा प्लेटफॉर्म कितना मजबूत हो रहा है, हमारे लिए वो मायने रखता है। हम हमारे लिए ये मायने नहीं रखता है कि कौन मजबूत होगा कौन कमजोर होगा। हम मजबूत कितना होंगे, हम कमजोर कितना होगी, ये हमारा आकलन होगा। हमारी विचारधारा पर कितना हमें वोट मिल रहा है, कितना हमारे सपोर्ट मिल रहा है, ये हमारे लिए मायने रखता है। और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर हम इसी सोच के आधार पर 2024 का चुनाव लड़ेंगे। जो आप बतिया बता रहे हैं, कह रहे हैं कि कौन हार रहा है कौन जीत रहा है, तो आपका कहने का मतलब ये है कि अपने आदमियों के प्रति पहले आपकी वफादारी रहेगी। मैं पहले अपने संगठन को मजबूत करने पर मेरा पूरा फोकस है। और सर बिहार अभी में हमारा जो वोट है वो जी एक जी। बड़ी डेंसिटी का वोट है, एक बड़ा राजनीतिक रूप से प्रभावकारी वोट है। और जब हमारी पार्टी मजबूत होगी, हमारे लोगों की राजनीतिक गोलबंदी मजबूत होगी, तो भविष्य में बिहार में एक बड़ा सियासी ताकत जनवादी पार्टी बनेगी। तो आने वाली बड़ी ताकत के लिए हम इधर छोटे समझौते नहीं कर सकते। हम अपने पार्टी को वहां पर एक लंबी लड़ाई के बीच लेके जाना चाहते हैं। इसलिए हमें गठबंधन की कोई जल्दबाजी नहीं है, ना कोई जल्दबाजी है हमें जल्दी से जल्दी किसी सदन का सदस्य बनना है। हमें अपनी लड़ाई को मजबूत बनाना है और लंबी लड़ाई लड़ना है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, और अपने लोगों के बीच पहुंचने का सबसे सही साधन होता है चुनाव, जिसका हम प्रयोग करेंगे और 40 लोकसभा सीट पर उम्मीदवार अपना लड़ाएंगे। अभी सर जब यूपी में उपचुनाव हुआ 3 3 जगह, लेकिन आपकी पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव को सपोर्ट की, आप एक भी कैंडिडेट उतारे नहीं हैं। कारण क्या हो इसके पीछे रीजन? जो भी बाई इलेक्शन है, उन बाई इलेक्शनों में हमारा पार्टी का कोई विशेष जनाधार नहीं रहा है। लेकिन जो हमारे वोट रहे हैं वो, चूंकि अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ी है, तो वहां हम लोग
अखिलेश यादव जी के साथ रहे हैं। और मैनपुरी के लोकसभा का चुनाव रहा, वहां पर भी हमारे लोगों के 40,000 पूरे वोट अखिलेश यादव जी को मिले। आजमगढ़ के लोकसभा के चुनाव में भी हमारा सपोर्ट अखिलेश यादव जी को था, तो हम लोग अखिलेश यादव जी के लिए काम किए। बाई इलेक्शन से बेहतर मैं समझता हूं हमारा जो फोकस है, हम अपने लोगों में कैसे और मजबूत हो सके उत्तर प्रदेश में, ताकि आगामी लोकसभा के चुनाव में हम अखिलेश जी के साथ खड़े होकर के भाजपा का उत्तर प्रदेश में मजबूती से मुकाबला कर सकें। तो अभी और जो पिछड़े वोटों को तो बांटने की जो बीजेपी की सोच है, जी जी पिछड़े जी। वोटों को डिवाइड करने की जो सोच है कि पिछड़े वोटों को और पिछड़े नेताओं को आपस में लड़ा करके इन वोटों को डिवाइड कर हम अपने सत्ता को बनाए रखें और ये पिछड़ा कभी इकट्ठा होकर के एक बड़ी ताकत न बन सके। मैं समझता हूं कि जो रोल इस समय ओम प्रकाश राजभर अदा कर रहे हैं और जिस तरह से पिछड़ों की बनी हुई एकता को उन्होंने तोड़ा है, ये कहीं न कहीं पिछड़ों की पीठ में ओम प्रकाश राजभर ने छोड़ा भोगा है। और आज जिस तरह से वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, इससे न तो वो अपने समाज का भला कर पाएंगे, न पिछड़ों को भला कर पाएंगे, न कुछ दे पाएंगे। ये अलग बात है कि वो अपने लिए कुछ कर लें और अपने लिए लड़ लें, ये अर्जित कर सकते हैं, ये कुछ हासिल कर सकते हैं। तो अभी जो उपचुनाव हुआ मैनपुरी में, मैं देखा था बहुत एक्टिव थे, लगभग बहुत दिनों तक का प्रचार किए। तो मैनपुरी में किसकी जीत हुई है? मैनपुरी में समाजवादी पार्टी और पूरे गठबंधन की मजबूत जीत है। और उस जीत ने एक संदेश दिया, भाजपा को हराने की अगर किसी के अंदर काबिलियत है तो वो समाजवादियों और जनवादियों में है। वो समाजवादी जनवादी विचारधारा के साथ आवाम खड़ी हो रही है और भाजपा के पूंजीवाद और सामंतवाद के खिलाफ देश की और प्रदेश की जनता एक मिजाज बना रही है। और आने वाले तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और उसके सारे घटक दल मिलकर के बीजेपी को एक कड़ा मुकाबला देंगे। ये मैनपुरी के चुनाव का एक कड़ा संदेश बीजेपी को है। तो वो भी राजभर से बोले थे कि नेताजी की सिंपैथी है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर क्या बोलेंगे? ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि पिछड़ों की सबसे बड़ी दुश्मन कैसे हो गई ओम प्रकाश राजभर के लिए। ओम प्रकाश राजभर अपने निजी हितों की राजनीति कर रहे हैं, अपने परिवार को मजबूत बनाने की राजनीति कर रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बीजेपी की सत्ता है, वो उसके करीब जाकर के अपने को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। राजभर समाज और पिछड़े समाज से उनको कुछ भी लेना देना नहीं। नेताजी की सहानुभूति और नेताजी की जो विचारधारा है वो सिर्फ मैनपुरी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो भारत के पूरे राजनीतिक परिदृश्य तक सीमित है, उसका एक बड़ा विस्तार है। और नेताजी की जो समाजवादी विचारधारा है, ये हमेशा प्रासंगिक बनी रहेगी। इसकी प्रासंगिकता को कोई कमजोर और खत्म नहीं कर सकता। अभी जब इसके पहले जो उपचुनाव हुआ था रामपुर और अपना आजमगढ़, तो अखिलेश यादव नहीं निकले थे, लेकिन इस बार निकल गए। तो उन्होंने कहा कि अपनी बीवी को जिताने के लिए एसी से बाहर निकल गए। उस समय क्यों नहीं निकले, इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए, अखिलेश यादव को पूरा भरोसा था कि रामपुर और आपके आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं ने ही उन्हें कहा कि उन्हें आने की जरूरत नहीं है, चुनाव हम जीत रहे हैं। आकलन में थोड़ा कमजोर हुए, बट ये कोई उदाहरण नहीं है कि डिम्पल जी लड़ी तो वो गांव गांव चले। नेता को लगा कि उसके बिना लड़ाई और मूवमेंट में थोड़ा कमजोरी हो सकती है, तो आज अखिलेश जी रोड पर है और लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ। तो बीजेपी के लोगों को बुरा क्यों लग रहा है? और बीजेपी के लोगों को लग रहा है कि अखिलेश जी सच में रोड पे उतर गए हैं और सच में कार्यकर्ताओं के बीच जाना शुरू कर दिया है, जनता के सवालों को लेकर के सड़क पर उतरना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी के लिए बड़ी कठिनाई 2024 में होने वाली है। तो उनके इस अभियान और इस मुहिम को लोग गलत संग से प्रचारित ही करेंगे, ये विपक्ष की अपनी सोच है। और अखिलेश कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी सत्ता पक्ष के इस समय स्पोकमैन के रूप में काम कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे। स्वाभाविक है कि जो भाजपा बुलवाएगी वो बोलेंगे।
डॉक्टर साहब, रामपुर में क्या चूक हो गई? आप तो थे, जमीन पर थे, आप लोग खुद प्रचार किए। रामपुर में कहाँ चूक होगी जो सीट चली गई बीजेपी के खाते में? रामपुर में बीजेपी गुंडई के दम पर गरीबों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को वोट नहीं देने दिया, निकलने नहीं दिया बूथों तक। बहुत सारे ऐसे बूथ रहे जिन बूथों पर हजार हजार वोट हैं और लोग चार 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 वोट, छह वोट, सात वोट जाकर के बूथों पर वोट डालने वाले लोग पहुंचे हैं। तो आप इसी से आकलन कर सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से भारतीय लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, संवैधानिक मर्यादाओं को दफन करने का काम कर रही है। बीजेपी चुनाव जीतने के लिए न तो उसे संवैधानिक मूल्य की चिंता है, न लोकतांत्रिक मूल्य की चिंता है, न नैतिक मूल्यों की चिंता है। उसे हर हाल में चुनाव जीतना है, इन सारे मूल्यों को नजरअंदाज करके। और वही रूप रामपुर में दिखाया। आपके पास सत्ता है, आपके पास सियासत है, आपके पास पुलिस है, आपके पास प्रशासन है, अब तो किसी को निकलने भी नहीं दे रहे हो। तो इस तरह से तो आप चुनाव जीत ही जाओगे। फेयर चुनाव करा करके देखो ना। अगर आज रामपुर में फेयर चुनाव हो जाए और प्रशासनिक इंटरफेरेंस को बंद कर दिया जाए तो समाजवादी पार्टी वहां पर चुनाव जीत जाए। तो बीजेपी वाले तो बोलते हैं कि जो पेटी लेकर भागता था वो आज वही कह रहा है गुंडई की बात। चुनाव जीत रही है, इसे चुनाव जीतना थोड़े कहते हैं। ये तो प्रशासनिक गुंडई के दम पर चुनाव जीतना हुआ और लोकतंत्र को पूरा खत्म करके चुनाव जीता है। बीजेपी वाले बोलते हैं कि पेटी लेके भागने वाले आज रोना रो रहे हैं इस प्रशासन का। वो समाजवादी वाले खुद पेटी लेके पहले भागते थे। नहीं देखिए, वो तो कुछ भी कहेंगे, तो प्रशासन के अब लोग तो कुछ भी कहेंगे। तो अभी अपने को तक ठीक रख, कुछ भी कहेंगे, अपने को सही साबित करने के लिए आरोप तो विपक्ष पर ही लगाएंगे। लेकिन देश की जनता तो देख रही है ना कि किस तरह से आप वोट डालने नहीं दे रहे हो बूथों पर। किस तरह से लोग जो वोट डालने आ रहे हैं उनको पीट करके पुलिस कैसे भगा रही है, उन्हें वोट नहीं देने दे रही है। ये जनता को जा रहा है मैसेज। और इसका परिणाम 2024 में बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। और लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन एक बड़ी चुनौती 2024 में भाजपा के लिए खड़ा करेगा। तो अभी जो अपना नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है तो उसमें आरक्षण हाई कोर्ट का फैसला है, आप तो देखे होंगे। तो इसमें किसका गलती मानेंगे? सरकार की गलती है कि जो पिटीशन डालने वाले हैं सब इसमें झोलमोल कर रहे हैं? ये टोटल यहाँ पर सरकार अपनी नाकामियों से फंसी हुई है। और मैं तो भाजपा को, अगर फेयर आरक्षण अगर लागू की होती तो कोर्ट में उसे अवैध कैसे माना जाता। ये तो भारतीय जनता पार्टी की प्रशासनिक गुंडागर्दी है और पिछड़ों के आरक्षण को कहीं ना कहीं खत्म करने की एक साजिश है। और जिसका पर्दाफाश हुआ कोर्ट में जाने के बाद। और बीजेपी अभी 611 पदों पर भर्ती निकली हुई है। एक विभाग का मैं देख रहा हूँ, उस विभाग का अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, आज ही मैंने नोटिफिकेशन पढ़ा। 71% उसमें सवर्ण अनरिजर्व है। ओबीसी को मात्र 9.45% सीटें उसमें रिजर्व की गई और एसटी एससी मिलाकर के 7% की 8% सीटें दी गई। बीजेपी तो पूरे बैकवर्ड के रिजर्वेशन को ही एक तरह से खत्म कर दिया है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है 10%, 71% अनरिजर्व और 10% ईडब्ल्यूएस, 81% रिजर्वेशन तो उनको ऐसे मिल गया। सारी सीटों पर जनरल हो रहे हैं। तो ये तो बोलते तो हैं लोग। बीजेपी का बिल्कुल साफ होता जा रहा है बैकवर्ड और दलितों के प्रति इनकी जो सोच है। और निश्चित तौर पर बीजेपी के खिलाफ समाजवादी लड़ रही है और ये सब पिछड़ा दलित 2024 में इकट्ठा होगा, समाजवादी और अभी जो भारत यात्रा चल रही है उसमें अखिलेश यादव जी बोले थे कि बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। इसमें कितनी सच्चाई है, कुछ कहेंगे आप? कमाल की है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों सामंतवाद और पूंजीवाद की पोषक पार्टियां हैं।
दोनों की विचारधारा में पिछड़ा और दलित को कमजोर बनाना है, पूंजीपतियों को मजबूत बनाना है। ये दोनों पार्टियां नहीं चाहती हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हों, छोटे छोटे बैकवर्ड और दलित जातियों का नेतृत्व मजबूत हो। तो इन पार्टियों को अगर वो वोट दे रहा है तो निश्चित रूप से वो अपने हितों के खिलाफ काम कर रहा है, तो जब अपने ही अभी, संगठन कर रहा है। तो अब डॉक्टर साहब अभी उनको याद आया कि बीजेपी कांग्रेस से 2017 में फिर गठबंधन कर लिए थे। अब बीजेपी के खिलाफ बड़े उद्देश्य के लिए कभी कभी छोटे समझौते करने पड़ते हैं। 2017 में सारे सेकुलर दलों को इकट्ठा करने का अखिलेश जी का अभियान था, उस तहत उन्होंने गठबंधन किया था। लेकिन आपने देखा होगा कि अखिलेश यादव जी ने तो उन्हें सेक्युलर और समाजवादी समझ करके गठबंधन किया, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जो कांग्रेस का वोट था वो बीजेपी को गया, सपा समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ। आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, और अच्छा लगा आपसे मुझे बातचीत करके। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप हमारे चैनल पर आए, और आपकी पूरी टीम को भी और आपकी पार्टी को भी।